चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पहली बात वो इनकम हो, सबसे पहली बात क्या है वो इनकम हो। दूसरी बात क्या है वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो। तीसरी बात क्या है वो एनटीआर हो, एफटीआर ना हो। चौथी बात क्या है वो किसी और हेड में टैक्स ना हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की ये चार बातें हैं। मेन क्रक्स ये है कि ये आपने अपने दिमाग में रखनी है, बाकी बातें तो बाद में आएंगी जी। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है, दूसरी कीमती बात। तीसरी बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या शामिल होता है, डिविडेंड। अब आपको तो पता है कि डिविडेंड एफटीआर आइटम है, यस, लेकिन अगर डिविडेंड एनटीआर हो, टैक्स कटे बगैर मिले, तो वो इनकम फ्रॉम एफटीआर नहीं होता बल्कि अदर सोर्स में जाता है। रॉयल्टी वो भी आपने पढ़ा हुआ है, नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी मिले तो एफटीआर होती है, हाँ, अगर रेजिडेंट को मिले तो एनटीआर होती है। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में क्या कहा हुआ है, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होगा, प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो सर जी डेट इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो इसको, प्रॉफिट ऑन डेट को इंटरेस्ट ऑन लोन भी कह सकते हैं। वो सेपरेट ब्लॉक उस वो बेसिकली एफटीआर होता है, लेकिन अगर कंपनी को दिया जाए तो, अगर कंपनी को दिया जाए तो वो एनटीआर होता है और अदर सोर्स में जाता है। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, एक बंदा है उसका टैक्स कटा 11 लाख का, उसकी लायबिलिटी कितनी थी, 10 लाख की लायबिलिटी थी, बनता टैक्स 10 लाख का था, टैक्स कट 11 लाख पे गया था, कितना बन गया था, 10 लाख बन गया था और 1 लाख रिफंड आ गया था। अच्छा, अब रिफंड आपको कब मिलना था, 2024 में, 1 साल हो गया वो रिफंड ही नहीं मिला। जब उन्होंने रिफंड दिया तो लाख की बजाय 10 दी है। ये जो 10,000 इजाफी मिला है ये भी एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में टैक्स होगा। सर जी ग्राउंड रेंट, अगली बात क्या गई है, ग्राउंड रेंट, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर किराएदार जमीन आपसे किराए पर लेकर अपने पैसे से बिल्डिंग बनाए और आपको जमीन का किराया दे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा बल्कि अदर सोर्स में आएगा। किराएदार आगे जगह किराए पर देकर पैसा कमाए, इसको सब लीज कहते हैं, ये भी अदर सोर्स में आएगा। सर जी अगली बात, बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी और इकट्ठा किराया कितना था, 4 लाख रुपए, तो सर 3 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और 1 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, अगर उसने वाजे तौर पे आपको बताया है तो। अगर उसने आपको कुछ नहीं बताया और सिर्फ 4 लाख हुआ तो वो पूरे का पूरा अदर सोर्स में आएगा। और अगर वो ये कह देता है कि खाली प्रॉपर्टी हो तो 3 लाख है, तो समझ आ गई आपको प्रॉपर्टी, अगर खाली बिल्डिंग हो तो 3 लाख है, तो समझ आ गई 3 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और 1 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं बताया हुआ, कंपोजिट रेंट है, इकट्ठा रेंट है, तो किस हेड में जाएगा, अदर सोर्स। और अगर बता दिया है तो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी में और बाकियों का अदर सोर्स में। सर जी डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम क्या होती है, एसेट थे 1 लाख रुपए की, इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 5 लाख रुपए। सर जी आपने अब मेरी बात समझना, आपके एसेट कितने थे, 10 लाख के, आपने इस साल में पैसा कमाया 5 लाख का, लेकिन 30/6/2025 को पता चलेगा आपने 40 लाख का प्लॉट खरीदा। अब टैक्स वाले कहेंगे तुम्हारे पास तो टोटल एसेट ही 1 लाख के थे, तुमने इस साल 10 लाख के एसेट थे, तुमने इस साल 5 लाख कमाया, तो ये हो गया 15 लाख, तो बाकी 25 लाख कहाँ से आए। इसका मतलब है कुछ इनकम ऐसी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। सर जी वो इनकम जो आप उनसे छुपा रहे हैं टैक्स वाले, उसको आपकी इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करते हैं।
एनविटी या पेंशन अगर एम्प्लॉयड दे, अगर एम्प्लॉयड दे, अगर एम्प्लॉयड दे तो अंडर द हेड सैलरी टैक्स होता है, अगर एम्प्लॉयड ना दे तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनी प्राइज बॉन्ड और विनिंग फ्रॉम अ रेफरल और लॉटरी, अ प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज और क्रॉस वर्ल्ड पजल। प्राइज बॉन्ड कर लेते हैं, विनिंग फ्रॉम अ रेफरल कर लेते हैं, लॉटरी कर लेते हैं, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज कर लेते हैं और क्रॉसवर्ड कर लेते हैं। ये अगर कुछ हुआ तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में आएगा। टैक्स कट के मिला तो एफटीआर, टैक्स कटे बगैर मिला तो एनटीआर, एनटीआर होगा तो अदर सोर्स में जाएगा। सर जी अगली बात, रिसीव्ड एज कंसिडरेशन। सर जी अगर आपने अपनी कोई जगह किसी दूसरे बंदे को दिया है कि वो आपकी जगह को एक्सप्लॉइट कर ले, प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर ले नेचुरल रिसोर्सेज को तलाश करने के लिए, तो उस केस में अगर आपको को पैसे मिलेंगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। एक खान साहब है, उनकी पहाड़ है, एक बंदे ने उनको कहा है या नेचुरल रिसोर्स डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमें इसकी खुदाई करने दें, शायद इसके नीचे कीमती पत्थर है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ लेकिन मैं 5 लाख रुपए तुमसे लूँगा। 5 लाख रुपए ये जो उन्होंने वसूल किया ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। फिर उसके बाद आ गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। सर जी वो कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द अप्रूवियन यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सर जी अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करने के बदले में पैसा लिया तो वो अदर सोर्स में जाएगा। पैसे के साथ साथ आपने यह तय किया कि जितना खजाना जितनी फायदा होगा वो आधा आधा होगा, तो भाई जो फायदा मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। सर जी अगली बात सुनना, अगर आपने पोजेशन खरीदी और पोजेशन ही बेच दी। प्रॉपर्टी की 2 चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है जिसको कहते हैं मलकियत, और एक प्रॉपर्टी की पोजेशन होती है जिसको कहते हैं कब्जा। मलकियत तब आपकी होती है जब प्रॉपर्टी के कागजात आपके नाम लगते हैं, ठीक हो गया, और कब्जा तब आपका होता है जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है, उसके लिए कागजात आपके नाम नहीं होते। सर जी अगर आपने कब्जा खरीदा और कब्जा ही बेच दिया फिर जो पैसा कमाया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एड में टैक्स होगा। लेकिन यहाँ पे खास बात और है कि वो सारे का सारा इकट्ठा टैक्स नहीं होगा बल्कि डिवाइड बाय 10 करके 10 सालों पे इक्वली टैक्स हो जाएगा। सर अगर आपने अप्रूव पेंशन फंड से कोई पैसे वसूल किए, अप्रूव इनकम पेमेंट प्लान से या एनुटी प्लान से, तो वो भी उसमें जाएगा। अगर बोनस शेयर से कोई पैसे आए तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। सर जी लोन हो, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर हो या एडवांस हो, इन 4 चीज़ों के हवाले से अगर आपने पैसा वसूल किया है तो देखा जाएगा पैसा कहाँ से वसूल किया है। अगर पैसा बैंक से वसूल किया है तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर पैसा बैंक से वसूल नहीं किया तो देखा जाएगा कि ये पैसा किस तरह वसूल किया है, कैश में वसूल किया है, क्रॉस चेक के जरिए वसूल किया है या अदर बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल किया है। क्योंकि अगर पैसा कैश में वसूल किया है तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर पैसा क्रॉस चेक के जरिए वसूल किया है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल किया है तो मजीद देखा जाएगा जिस बंदे से पैसा लिया उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर उसका एनटीएन नहीं बना होगा तो वो टैक्सेबल होगा, और अगर उसका एनटीएन बना होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सारी बात को कंक्लूड करूं, अगर आपने लोन, गिफ्ट, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस वसूल किया है और कैश में वसूल किया है तो वो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, और अगर अदर बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल किया और उसका एनटीएन भी नहीं बना हुआ तो वो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। असल में इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, यस। हाँ अलबत्ता इसमें भी 2 बातें और थी। बात नंबर 1 ये थी कि एक्सेप्शन इन केस ऑफ एडवांस, अगर आपने एडवांस वसूल किया है किसके वाले से, सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजनल सर्विस के वाले से, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर आपने एडवांस वसूल किया सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजनल सर्विसेज के वाले से तो वो टैक्सेबल नहीं, उस पर रूल अप्लाई होगा।
सेल ऑफ गुड्स या ब्रो इन दोनों में से एक है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये दोनों है तो उस पर रूल अप्लाई होगा। यानी अगर आपने एक इदारे को कहा है कि आप हमारा डिजाइन बना दें और उसके लिए एडवांस दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक इदारे को आपने कहा कि हमारी कंस्ट्रक्शन कर दें और उसके लिए एडवांस दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक इदारे को आपने कहा डिजाइन भी आपने बनाना है और कंस्ट्रक्शन भी आपने करनी है। अब ये गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं, इस पे क्या होगा, इस पे रूल अप्लाई होगा। समझ गए सर जी? अच्छा जी, ये वाली बात अगर हो गई तो एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगली बात है गिफ्ट की। सर जी याद रखिएगा गिफ्ट के बारे में एक सिंपल सा कानून है, गिफ्ट दे कौन रहा है ये देख लें। अगर गिफ्ट कैश में मिल रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट सगे रिश्तेदारों के अलावा कोई दे रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट कैश में मिल रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट नॉन रिलेटिव दे रहे हैं हमेशा टैक्सेबल होगा। सिर्फ एक केस में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, क्या? गिफ्ट भी नॉन कैश था और दे भी रिलेटिव रहे थे। ये बस इसका क्रक्स है। हाँ, अब कहते हैं बाजू का गिफ्ट के जरिए आपको कुछ फायदा दिया जा रहा होता है। अगर शेयर होल्डर्स को कंपनी गिफ्ट दे रही है तो असल में वो डिविडेंड दे रही होगी और वो बेसिकली उस तरह ट्रीट होगा। अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो ये अदर सोर्स में जाएगा। अगर एम्प्लॉय है, गिफ्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया है तो सैलरी आपके पेपर में है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 80,000 रुपये की घड़ी दी है। सर जी ये जो 80,000 रुपये की घड़ी आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी की एड में टैक्स होगी। सर अगर रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर रिश्तेदारों ने कैश में गिफ्ट दिया है तो टैक्सेबल होगा। अगर किराएदार ने गिफ्ट दिया है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में जाएगा। रिश्तेदारों का क्या क्राइटेरिया है? सर जी उसने कहा एंसेस्टर्स, आबा अजदाद, डिसेंडेंट्स, बच्चे पोते, एडॉप्टेड बच्चा आपका या आपकी बीवी का, ये आपके रिश्तेदार हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं इसको डिफाइन करने के लिए कहता हूँ दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे पोते, अडॉप्टेड बच्चा आपका और आपकी बीवी का, ये सारे आपके रिलेटिव हैं। अच्छा जी याद रखिएगा, एक पिछले दिनों एक सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया हुआ था, बच्चे अक्सर इस चीज़ के बारे से परेशान होते हैं। याद रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक रूल है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो इनकम हो, एफटीआर ना हो, एनटीआर हो, किसी और हेड में फॉल ना करती हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। लेकिन अगर एक तरफ एक इनकम है, बैंक है, बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम है, लेकिन ये उसका मेन बिजनेस है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई आइटम हो, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई आइटम हो और वो किसी बंदे का मेन बिजनेस हो तो फिर उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कह दिया जाता है। हाँ, अगर एक बंदा है उसका काम ही यही है कि उसके प्लाजे हैं, उन्हें लोगों को प्लाजे किराए पे दिए और पैसे कमाता है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा? तो इसका जवाब है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही होगा। ये वाली खूबी सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई चीज हो। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई चीज हो तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसका वो अदर सोर्स में नहीं आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? जी सर।
तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंपोर्ट का कारोबार, वो पूरा सवाल पढ़ के ही पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? जब सवाल आप मुझे पूरा बताइए तो फिर ही पता चलेगा ना। आपने इंपोर्ट किया है, आपका बिजनेस किस चीज़ का है? तो यही वो सवाल लेके है ना, किस चीज़ का बिजनेस है सर? वो फिर सवाल ही लाएंगे तो फिर है ना। ले सर जी, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में सबसे पहली बात, प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल के अलावा वो कहता है कोई भी प्रॉफिट होगी, कोई भी यील्ड होगा, कोई भी इंटरेस्ट होगा, कोई भी डिस्काउंट होगा, कोई भी प्रीमियम के अंदर लफज जो मर्जी कर दो, रिटर्न ऑन कैपिटल के अलावा आपको डेट से जो फायदा हो रहा है वो प्रॉफिट ऑन डेट है। और प्रॉफिट ऑन डेट कोई भी सर्विस फी या अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इंक्लूडिंग एनी फी or charge incurred in respect of a credit facility which has not been utilized। वो कहता है कोई सर्विस फी या अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इंक्लूडिंग एनी फी। सर जी, आपने लोन लेने के लिए कोई सर्विस फी पे किया, कोई खर्चा किया, तो वो भी सारे का सारा प्रॉफिट ऑन डेट में शामिल होगा, चाहे आपने बाद में लोन लिया या नहीं लिया, या लेके इस्तेमाल किया या नहीं किया। वो कहता है बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। अच्छा जी, अगली बात सुन लो। अगली बात यह है कि अगर किस्तों पर चीजें बेच रहे हो 5 इदारे, कौन कौन से? स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी, अगर ये 5 इदारे किस्तों पर कोई चीज बेचकर पैसे कमाए तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। अगली बात, यह है कोई भी अमाउंट जो रिसीव करे बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वेयर सच अमाउंट। अच्छा यार, ये इसको ऐसे देखो, अगर बैंक ने अमाउंट वसूल किया है म्यूचुअल फंड से, जो म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट ऑन डेट से कमाई है, तो बैंक के लिए और प्रॉफिट ऑन डेट से कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दी है, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। ये 3 बातें इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आनी है, मैंने यही कवर करा दी। सर, टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट। सर, इंडिविजुअल या एओपी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इज टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक इफ रिसीव फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। वो कहता है इंडिविजुअल हो या एओपी हो, प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे। कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। वैसे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो भी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर जी, टैक्स कितना, रेट कितना लगेगा? अच्छा, जिन किताबों में ये 15% है उन्हें 20% कर लेना चाहिए, आपके अटेम्प्ट के हवाले से ये 20% है। सर जी, प्रॉफिट ऑन डेट अगर 5 मिलियन से ज्यादा ना हो तो इस पे 20% रेट लगता है, और अगर 5 मिलियन से ज्यादा हो तो इस पर स्लैब रेट लगता है। यहां पर एक बड़ी कीमती बात है, मैं डेट की बात नहीं कर रहा, यानी सूद की रकम 5 लाख तक है, असल रकम तो जितनी है उसको छोड़े, सूद की रकम अगर 50 लाख तक है तो 20%, 50 लाख से ज्यादा है तो स्लैब रेट लगेगा। While making payment to individual and AOP, the withholding agent shall deduct tax at the rate of 20% for yield on bank deposited, at the rate of 5% for yield on all other investment। जब पेमेंट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल को और एओपी को, तो विदहोल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स at the rate of 20% for yield on bank deposit and at the rate of 5% for yield on all other investment।
सर वो ये बात कह रहा है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा होगा वो 20% टैक्स काट के पेमेंट करेगा। जैसे बैंक पेमेंट कर रहा है ना किसी बंदे को प्रॉफिट ऑन डेट की, तो वो 20% टैक्स काट के करेगा। 5% है अदर देन, यानी एक तो प्रॉफिट ऑन डेट है ना उस पर, वो बाकी सब पे 5% है। अगली बात सुनो, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला और टैक्स कटे बगैर मिला, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला और टैक्स कटे बगैर मिला तो वो इनकम फ्रॉम, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला और टैक्स कटे बगैर मिला तो वो क्या होगा, तो वो एनटीआर होगा। और एनटीआर होगा यानी उस पर नॉर्मल रेट लगेगा, 20% वाला रेट नहीं लगेगा। अगर प्रॉफिट ऑन डेट पे बूथ सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट है, इज टैक्सेबल अंडर एनटीआर विद मैक्सिमम टैक्स रेट एट 5%। वो कहता है भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी इनकम थी 10 रुपए की और आपकी इनकम थी 100 रुपए की और टैक्स लगाए 10 रुपए और 5% 5 बनता है तो लोअर पे टैक्स लगेगा। यानी उसने कहा है कि अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट पर आपको प्रॉफिट मिला है तो उस पर मैक्सिमम रेट कितना होगा, 5% होगा। एनटीआर देखेंगे और 5% लगाएंगे, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके मुताबिक आपको रेट लग जाएगा। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अगली बात यह है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हवाले से वो कहता है क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से खर्चा माइनस करने की इजाजत है। उसने कहा हाँ। कौन सा खर्चा? कहता है जो खर्चा भी कमाने के लिए किया है माइनस कर दो, लेकिन कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरा, चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पे टैक्स होता है तो फिर खर्चा भी पेड बेस पर माइनस होना चाहिए, खर्चा भी पेड बेस पर माइनस होना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रॉफिट, अगर कोई ज़कात पे की है, प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस हो गई है तो ये ज़कात दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी, ये तो आपको पता है। अलबत्ता अगर वो प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम थी और उसमें से ज़कात माइनस हुई है तो उसमें ऐड बैक करेंगे और एनटीआर में से माइनस करेंगे, ये बात आपको पढ़ाई हुई है। अगर एफटीआर में से ज़कात माइनस हो गई है तो एफटीआर में ऐड बैक कर देते हैं और एनटीआर में से माइनस करते हैं। सवाल करवाया हुआ है E6 का सवाल, आप दोबारा कर लीजिएगा। डिविडेंड में से ज़कात माइनस होके पैसे आपको मिले तो डिविडेंड में ज़कात ऐड बैक हो जाएगी और एनटीआर यानी सैलरी में से या बिजनेस में से माइनस होगी। सर अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ है और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, यस। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, यस। इनिशियल अलाउंस माइनस होगा प्लांट एंड मशीनरी का, यस। रिविन क्लास का ये फायदा होता है कि अभी मुझे घबराहट नहीं है कि आपको डेप्रिसिएशन का भी पता है और इनिशियल अलाउंस की भी नो हाउ है। सर जी कोई भी खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है, एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का पूरा सेक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे भी अप्लाई होता है। कोई भी खर्चा जो किसी और हेड से रिलेटेड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। कैपिटल नेचर का खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होगा। कैपिटल नेचर के खर्चे से मुराद है ऐसा खर्चा जो इसकी यूजफुल है मोर देन 1 ईयर हो। लो सर, मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा कवर करा दिया।